हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। इस लेक्चर में मैं आपको जैव अणु वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा। यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। देखो, अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट इस बार इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यानी अगर छोटे प्रश्नों की बात करें तो केवल रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न ही आएंगे और ये चैप्टर अपने कुल 4 अंक का है। इजी चैप्टर है, याद करने वाली चीजें अधिक हैं, इसीलिए यदि आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप अपने 4 नंबर पक्के कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं जैव अणु वाले चैप्टर के यहां इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखता हूं, उसके बाद हम एक एक करके उनको लेंगे। इसमें सबसे पहले हम फोकस करेंगे कार्बोहाइड्रेट और उनके वर्गीकरण का। फिर इसमें हम कंसीडर करेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज पर फोकस ज्यादा करेंगे। फिर कुछ इसमें हम इनिशियल आइडिया लेंगे डाइसैकेराइड का। डाइसैकेराइड के बाद हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। फिर हम चलेंगे एमिनो अम्ल पर। एमिनो अम्ल और उसके साथ साथ प्रोटीन, इसकी बात करेंगे। फिर छोटे छोटे जो टॉपिक हैं विटामिन, एंजाइम और हार्मोन की बात करेंगे। और एंड में हम बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल की। अब देखो, दिक्कत क्या है कि जब रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो एग्जामिनर बुक की सीधी लाइन उठाकर पूछता है। अब लाइन उठाकर पूछेगा तो लाइन तो कहीं से भी आ सकती है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक इस प्रकार पढ़ाऊं कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी हो जाएं। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों, मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक कुल जो 10 चैप्टर हैं उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन ऑलरेडी चैप्टर वाइज अपलोड कर रखे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेम रिएक्शन, जिससे हर साल 3 से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, उनका भी वन शॉट वीडियो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पर जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर सभी चैप्टर की नेम रिएक्शन को एक साथ पढ़ सकते हैं ताकि आपके 3 से 4 नंबर कंफर्म हो जाए। आते हैं अपने टॉपिक पर, कार्बोहाइड्रेट। कुछ चीजें मैं बोलूंगा क्योंकि थ्योरेटिकल हैं तो सभी को लिखना संभव नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? वह पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह उपस्थित हो। तो हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। वह पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित हो। तो वह पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है OH समूह 2 से अधिक होते हैं। सामान्यतः हम 5 से स्टार्ट करते हैं, जिनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप या कीटोनिक समूह उपस्थित हो, उनको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण में हम सबसे पहले ले रहे हैं गुणों के आधार पर।
गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, शर्करा या शर्कराएं, और दूसरा होता है अशर्कराएं, नॉन शुगर। शर्करा जैसे अपने खाने वाली शक्कर होती है, स्वाद में कैसी होती है? मीठी, जल में घुल जाती है, क्रिस्टलीय होती है। तो ये स्वाद में मीठी, क्रिस्टलीय व जल में विलय होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ग्लूकोज व फ्रक्टोज। नॉन शुगर, शुगर के ठीक विपरीत, इनका कोई स्वाद नहीं होता है, स्वादहीन, ये अक्रिस्टलीय होती है और ये जल में विलय नहीं होती है, तो वह जल में अविलय। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टार्च और सेलुलोज। दूसरा जो वर्गीकरण है यदि हम बात करें तो वो जैसे संरचना के आधार पर या संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर भी बोलते हैं इसको। इसके आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो तीन प्रकार के होते हैं। ओलिगोसैकेराइड, सॉरी मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। वे कार्बोहाइड्रेट जिनका निम्नतर कार्बोहाइड्रेट में जल अपघटन नहीं होता, मोनोसैकेराइड। वह कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, ओलिगोसैकेराइड। और वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो संरचना के आधार पर ये हो जाएंगे मोनोसैकेराइड, इनका जल अपघटन नहीं होता, ओलिगोसैकेराइड, जल अपघटन से 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां देंगे, और नंबर थर्ड पॉलीसैकेराइड, जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां देंगे। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ओलिगोसैकेराइड में यदि डाइसैकेराइड की बात करें, सुक्रोज, माल्टोज, गेहूं वाली शर्करा, और दूध वाली शर्करा लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड में अभी हमने कंसीडर किए हैं स्टार्च और सेलुलोज। ये हमने कुछ कार्बोहाइड्रेट की बात की। अब मैं सीधा आता हूं ग्लूकोज पर। ये इस चैप्टर का फेवरेट टॉपिक है, जहां से सवाल एग्जामिनर पूछ लेता है, कहीं भी पूछो। ग्लूकोज जो है इसको बनाने के लिए हम काम में लेते हैं सुक्रोज, C12H22O11। इसका हम जल अपघटन करवाते हैं और वो भी अम्लीय। तो इसका अम्लीय जल अपघटन करवाने पर हमें एक मिलती है ग्लूकोज और साथ में हमें मिलता है फ्रक्टोज। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के निर्माण की विधि है। ग्लूकोज भी बना सकते हैं, फ्रक्टोज भी बना सकते हैं। ग्लूकोज के आणविक सूत्र की बात करें तो इसका आणविक सूत्र होता है C6H12O6। ये प्रकाशिक सक्रिय होता है और पीपीएल के तल को दाईं ओर घुमाता है क्लॉकवाइज। इसका गुणन कोण +52.50 डिग्री होता है। अब हम आते हैं सीधा ग्लूकोज की संरचना पर। तो देखो, ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह जो है वो एल्डिहाइड होता है और इसमें 4 सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं और 1 प्राइमरी अल्कोहल होता है। देखो, ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी अभिक्रिया हम HI से करवाते हैं। ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से करवाने पर ये एन हेक्सेन देता है, CH3 CH2 4 CH3।
ये एन हेक्सेन है और इससे पता चलता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। फिर ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह भी उपस्थित है। इसका पता करने के लिए हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोक्सिलेमिन से, और हाइड्रोक्सिलेमिन से क्रिया कर ये देता है ऑक्सिन। यहां पर क्या होगा, ये यहाँ के 2 हाइड्रोजन और यहाँ की ऑक्सीजन ये रिमूव हो जाएगी, बाकी जुड़ जाएगा। तो बाकी जुड़ जाएगा तो बाकी क्या बचा, CH, इससे सीधा नाइट्रोजन जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, और यहाँ आ गया OH। फिर CHOH कितने हैं, 1 2 3 4, तो CHOH है 4 और लास्ट है CH2OH। इससे क्या पता चलेगा कि इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड नहीं, कार्बोनिल ग्रुप, कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। यह पता करने के लिए कि इसमें एल्डिहाइड है, तो इसके लिए हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं ब्रोमीन जल से। ब्रोमीन जल से ऑक्सीकरण करने पर यह ग्लूकोनिक अम्ल देता है। एल्डिहाइड जो है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा, तो ये COOH, फिर CHOH कितने हैं 4 और लास्ट है CH2OH। ये रिएक्शन क्या बताएगी कि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड। फिर यह पता करने के लिए कि इसमें एक प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसके लिए हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं सांद्र HNO3 से। ये जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। सांद्र HNO3 से ग्लूकोज अभिक्रिया करके सैकरिक अम्ल देता है। इसमें एल्डिहाइड और प्राथमिक एल्कोहल दोनों कार्बोक्सिलिक समूह में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो COH CHOH 4, एल्डिहाइड भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत और प्राइमरी एल्कोहल भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत। ये जो बना है इसका नाम है सैकरिक अम्ल। इसके अलावा ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवाने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखें कि ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कब बनेगा, सैकरिक अम्ल कब बनेगा, या ग्लूकोज की ऐसी अभिक्रिया बताइए जिससे पता चले कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है, एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, या 6 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। तो ये मैंने यहां पर सिंपल सी बात की। अब ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज की संरचना कई गुणों को स्पष्ट नहीं करती, तो पाया गया कि ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 परस्पर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 परस्पर हेमी एसिटल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसके कारण ग्लूकोज 2 समावयवों में पाया जाता है। कौन कौन से समावयवी, अल्फा ग्लूकोज और दूसरा बीटा ग्लूकोज। अब मैं यहां पर चक्रीय संरचना बना रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, देखो चक्रीय संरचना में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 ये हेमी एसिटल बॉन्ड बनाएंगे। तो इसमें क्या है, देखो कार्बन नंबर 1 इसमें C है, C से जुड़ा हुआ देखो ये कुछ इस प्रकार है, डबल बॉन्ड OH, तो C से एक तो जुड़ा हुआ है H, ठीक है, एक ये O है, इससे इसका हाइड्रोजन आगे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा OH, ठीक है। कार्बन नंबर 2 3 4 ये 5, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 हेमी एसिटल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। इसका जो हाइड्रोजन था वो तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, ये ऑक्सीजन इस 1 नंबर कार्बन को और 5 नंबर कार्बन को जोड़ रही है, ठीक है। लास्ट जो है वो क्या है, CH2OH। अब पीछे क्या बचा, देखो करते जाओ, OH H OH H OH H और H, ये इसकी चक्रीय संरचना है। OH समूह राइट साइड है तो अल्फा ग्लूकोज है। अब मैं यहां बना देता हूं बीटा ग्लूकोज, तो देखो थोड़ी सी जगह की अपनी इश्यू रहेगी, तो यहां मैं पास में बना देता हूं बीटा ग्लूकोज, तो OH उसमें लगेगा लेफ्ट साइड में, COH CH COH C, ये हेमिस्टल बॉन्ड और यहाँ CH2OH H H OH H, तो OH राइट साइड में, तो ये कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा।
इसको लिखते समय ऐसे लिखते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा इसलिए क्योंकि OH राइट साइड है और बीटा इसलिए क्योंकि OH लेफ्ट साइड है। डी मतलब क्या है कि इसमें सेकंड लास्ट कार्बन पर OH राइट साइड है और प्लस का मतलब है ये प्रकाशिक सक्रिय होता है लेकिन पीपीएल के तल को दाईं ओर क्लॉकवाइज घुमाता है। अब देखो यदि इससे हम ग्लूकोज की हार्वर्त संरचना बनाना चाहें तो ध्यान रखें कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पाइरेन के समान होती है, इसीलिए ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को पाइरेनोज संरचना कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें एक 6 परमाणु की वलय होती है जिसमें एक होता है ऑक्सीजन, बाकी 5 होते हैं कार्बन। कार्बन नंबर 1 यहां से स्टार्ट करो, देखो इस साइड वाला लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, तो इसमें पहले H है फिर है OH, यहां है H और है OH, फिर है OH H, फिर ये देखो H OH, फिर CH2OH और यहां H। ये संरचना है अल्फा ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। अब बीटा की बनाता हूं तो बीटा की मैं यही बना देता हूं, इसके पास में ही थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं। बीटा ग्लूकोज इसके पास में बना देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये चक्रीय संरचना 1 2 3 4 5। अल्फा और बीटा में फर्क क्या रहेगा, बीटा में OH रहेगा ऊपर, H रहेगा नीचे, बस सेम है। बाकी H OH OH H H OH CH2OH, यहाँ है H। ये बीटा ग्लूकोज की है, ये अल्फा ग्लूकोज की है। ये चक्रीय संरचना पाइरेन के समान है, इसीलिए चक्रीय संरचना को कौन सी संरचना बोलते हैं, पाइरेनोज संरचना। तो ये प्यारे विद्यार्थियों ग्लूकोज के बारे में मैंने बताया, चक्रीय संरचना के बारे में आप जरूर ध्यान रखें। अब हम सीधा आते हैं फ्रक्टोज पर। फ्रक्टोज जो है इसको बनाने के लिए हम सुक्रोज का जलाकुटन करते हैं। फ्रक्टोज में क्रियात्मक समूह जो है, चलो मैं अभी ग्लूकोज पे कुछ टॉपिक पे बात करूंगा, फिर हम फ्रक्टोज की बात करेंगे, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लूकोज के, उनकी बात करते हैं और फिर आते हैं हम फ्रक्टोज पर। देखो यहां पर एक टॉपिक आता है ग्लूकोज से रिलेटेड, परिवर्ती ध्रुवण गुणक। डेफिनेशन ये है, यदि किसी पदार्थ के गुणन कोण का मान समय के साथ परिवर्तित हो तो इसे परिवर्ती ध्रुवण गुणन कहते हैं। ग्लूकोज जो है ये अपने 2 समावयवी के साथ साम्य में रहता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। ग्लूकोज का गुणन कोण होता है +52.50 डिग्री, अल्फा ग्लूकोज का होता है +112 डिग्री और इसका होता है +19 डिग्री। तो ग्लूकोज अल्फा और बीटा ग्लूकोज के साथ साम्य में रहता है। यदि ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज में बदलेगा तो गुणन कोण 52.50 से 112 डिग्री हो जाएगा। यदि ये बीटा में बदलेगा तो गुणन कोण हो जाएगा +19, यानी गुणन कोण का मान समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो गुणन कोण का मान समय के साथ परिवर्तित होता है, इसे क्या बोलेंगे, परिवर्तित ध्रुवण गुणन। अभी जब हमने अल्फा और बीटा ग्लूकोज की संरचना बनाई तो उसमें हमने देखा कि कार्बन नंबर 1 की जो विन्यास है उसमें भिन्नता है। तो ऐसे समावयवी जिनमें कार्बन नंबर 1 के विन्यास में भिन्नता होती है उसको हम बोलते हैं एनोमेरी समावयवी, और ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं एनोमेरी कार्बन, और समावयवी को बोलते हैं एनोमेरी समावयवी या एनोमर्स। ठीक है, बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज में जो क्रियात्मक समूह है वो होता है कीटोन। फ्रक्टोज की संरचना देखो कुछ ऐसे होती है, इसमें सबसे पहले होता है प्राइमरी एल्कोहल, फिर कीटोन,
3 4 5 और ये CH2OH, OH OH H OH H और H। फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5, एक ये 2 नंबर और कार्बन नंबर ये 5 परस्पर हेमी एसिटाइल बंध द्वारा जुड़कर चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं। फ्रक्टोज की जो चक्रीय संरचना है ये फ्यूरेन के समान होती है, इसीलिए इसकी चक्रीय संरचना को फ्यूरेनोज कहते हैं। फ्रक्टोज पीपीएल के तल को दाईं ओर की जगह बाईं ओर घुमाता है, इसीलिए इसके घूर्णन कोण का मान -92.40 डिग्री होता है। अब देखो हेमी एसिटल बॉन्ड मैं यही बना देता हूं ताकि चक्रीय संरचना सीधी बना ले। तो देखो ये 2 नंबर कार्बन, ये CH2OH मैंने यहां से गायब कर दिया और CH2OH को मैंने सीधा जोड़ दिया यहां पर CH2OH, और इसका OH मैंने यहां से हटा दिया, यहां जुड़ गया H और ये ऑक्सीजन आपस में जुड़ गया। तो ये अभी जो मैंने संरचना बनाई है ये किसकी है? अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज की। अल्फा क्यों है? क्योंकि OH कहां है? राइट साइड। अब यदि हम इसकी चक्रीय संरचना बनानी चाहें तो इजी है। देखो 5 कार्बन वाली वलय बनाओ जिसमें 5 परमाणु की वलय, जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ऐसा। ये यहां पर देखो CH2OH है लेफ्ट में और डाउन साइड क्या है? OH। फिर 2 नंबर पर OH H, फिर यहां HOH, यहां देखो HCH2OH CH2OH और यहां H। ये अल्फा हो गया। बीटा बनाना चाहो तो बीटा इजी है, इसी से बन जाएगा, कोई फर्क नहीं है। देखो बाकी सब तो सेम रहेंगे, OH H H OH CH2OH H। ये OH इसमें डाउन था, इसमें बीटा में आ जाएगा ऊपर, सॉरी हाँ ठीक है, ये है बीटा फ्रक्टोज और ये कौन सा है? अल्फा फ्रक्टोज। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड की। वे मोनोसैकेराइड जिनके जल अपघटन से 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है डाइसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे लैक्टोज, ये दूध की शर्करा होती है और ये ग्लूकोज और गलैक्टोज का मिश्रण होता है। फिर गेहूं वाली शर्करा माल्टोज, इसमें ग्लूकोज की 2 इकाइयां होती हैं, पहला भी ग्लूकोज होता है और दूसरी इकाई भी क्या होती है? ग्लूकोज। फिर अगला होता है सुक्रोज, इक्सु शर्करा बोलते हैं इसको, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण होती है। यहां पर 2 चीजें और आती हैं, अपचायी शर्करा और अनअपचायी शर्करा। छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप ध्यान रखें इनका। वे शर्करा जो टोलन अभिकर्मों को अपचयित कर दें, फेलिंग विलयन को अपचयित कर दें, अपचायी शर्करा कहलाती है। जैसे माल्टोज और लैक्टोज। वे शर्करा जो टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करती है वो कहलाती है अनअपचायी शर्करा, जैसे सुक्रोज। तो अपचायी शर्करा क्या है? टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित कर दें। एग्जाम्पल क्या है? लैक्टोज और माल्टोज। जो अपचयित नहीं करें वो क्या कहलाएगी? अनअपचायी। एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज। अब देखो सुक्रोज में ही एक छोटा टॉपिक और बनता है जिसका नाम है अपवर्त शर्करा, अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्ट शुगर। देखो सुक्रोज जो है ये ओरिजिनली जो है ये रहता है प्लस समावयवी, पीपीएल के तल को क्या करता है? दाईं ओर घुमाता है। लेकिन सुक्रोज के जल अपघटन से जो ग्लूकोज बनता है इसका गुणन कोण है +52.50 डिग्री और लैक्टोज का फ्रक्टोज का -92.40 डिग्री।
तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, लगभग -20 डिग्री। तो पहले ये प्लस था, बाद में क्या हो गया, माइनस। यानी यदि किसी पदार्थ के गुणन कोण का चिन्ह प्लस से माइनस, यानी गुणन कोण का चिन्ह चेंज हो रहा है, तो यदि किसी पदार्थ के गुणन कोण का चिन्ह समय के साथ परिवर्तित हो तो उसे अपवर्त शर्करा कहते हैं। जैसे सुक्रोज, ये पहले पीपीएल के तल को दाईं ओर घुमाती है, बाद में बाईं ओर घुमाने वाली हो जाती है, यानी चिन्ह प्लस से माइनस हो जाता है, ये आप ध्यान रखें। फिर मैं बात करूंगा पॉलीसेकेराइड की। वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। इसमें स्टार्च, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं यहां पर करूंगा, ज्यादा हमने फ्री की बातें नहीं करनी है। और नंबर 3 ग्लाइकोजन। स्टार्च जो है ये अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। स्टार्च में 2 घटक होते हैं, एमिलोज, इसको एमाइलेज भी बोलते हैं, और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन, एमिलोपेक्टिन, एक ही बात है। एमिलोज अल्फा डी ग्लूकोज की विभिन्न इकाइयों के एक सीधी श्रृंखला में जुड़ने से बनता है, जबकि एमिलोपेक्टिन में सीधी श्रृंखला के साथ साथ ग्लूकोज की विभिन्न इकाइयां शाखाओं में भी जुड़ी होती है। जो सेलुलोज है ये प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है और ये बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। पादपों का संरचनात्मक संगठन जो है वो सेलुलोज का बना होता है, जबकि स्टार्च प्राणियों के खाद्य का मुख्य स्रोत है। जितने भी गेहूं और चावल हम खाते हैं उसमें मुख्य रूप से स्टार्च ही होता है। ग्लाइकोजन को प्राणी स्टार्च भी कहा जाता है। ये प्राणियों में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है और ये मनुष्य में यकृत, मांसपेशियों और मस्तिष्क में पाया जाता है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं और फिर आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ये एमिनो अम्ल और प्रोटीन। एमिनो अम्ल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें नाइट्रोजन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जैसे तत्व भी होते हैं। शरीर में आवश्यकता के आधार पर एमिनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल होते हैं जिनकी कमी से शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, रोग हो जाते हैं, और अनावश्यक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल होते हैं जिनकी कमी से शरीर पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मैं बोर्ड को इरेज करने के साथ साथ भी इसलिए बोल रहा हूं ताकि वीडियो कम टाइम में आपको सही जानकारी दे सके। तो इसमें अमीनो अम्ल क्या है, आवश्यक, और दूसरा है अनावश्यक। कुल 20 अमीनो अम्ल है जिसमें 10 ही आवश्यक हैं और 10 ही अनावश्यक हैं। अब यहां पर आवश्यक अमीनो अम्ल की बात करें, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार आएगा नहीं, फिर भी मैं आपको यहां बता देता हूं। आवश्यक अमीनो अम्ल को याद करने की ट्रिक है, टीवी मीलपत। टी का मतलब थ्रियोनिन, वी का मतलब वेलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिल एलेनिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन। ये 10 आवश्यक अमीनो अम्ल है और 10 ही अनावश्यक अमीनो अम्ल है। फिर विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड ही क्या है, प्रोटीन। सभी प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। अब अमीनो अम्ल में जो टॉपिक बनते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। ज्विटराइन, पहला मैं ये ले लेता हूं। अमीनो अम्ल में सारी NH2 समूह वे अम्लीय COOH समूह परस्पर प्रोटॉन का स्थानांतरण कर एक द्विध्रुवीय संरचना बनाते हैं जिसे ज्विटराइन कहते हैं। देखो अमीनो अम्ल का सामान्य सूत्र ये है, जहां R की जगह कोई ग्रुप चेंज होगा तो अमीनो अम्ल चेंज होगा। तो ये नाइट्रोजन को कार्बोक्सिलिक अम्ल एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन देगा तो इसमें हो जाएंगे नाइट्रोजन पर प्लस CHR, ये प्रोटॉन इससे निकल जाएगा तो बच जाएगा COO माइनस। ये क्या है, ज्विटर आयन। अगला देखो, आप नोट कर सकते हैं,
नोट्स भी आपको मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समविभव बिंदु वह पीएच जिस पर अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता है समविभव बिंदु कहलाता है। समविभव बिंदु पर अमीनो अम्ल की चालकता, परासरण दाब, श्यानता जैसे गुण शून्य हो जाते हैं। तो पीएच मान जिस पर अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता है, विद्युत क्षेत्र का कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता है। सभी एमिनो एसिड प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। एक एमिनो एसिड ऐसा है जिसका नाम है ग्लाइसिन, ये प्रकाशिक अक्रिय होता है और इसका फॉर्मूला है NH2CH2COOH। अब आते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। एमिनो एसिड के NH2 व दूसरा कौन सा है COOH समूह परस्पर संघनन द्वारा बंध बनाते हैं और इसी बंध को क्या बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे ये एक एमिनो एसिड है, एक सामान्य एमिनो एसिड को हम इसी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे R चेंज होगा वैसे वैसे एमिनो एसिड चेंज होगा। यहां पर दूसरा एमिनो एसिड तो क्या होगा, इसका OH और इसका H, जल कणु निकल जाएगा और ये हो गया -H2O। यहां क्या बचा H2N CHR, यहां बचा CO और आगे बचा NH, CO NH बचा, आगे CHR और आगे है COOH। ये जो है ये क्या है पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड जब पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं तो बनता है पॉलीपेप्टाइड। और प्रोटीन क्या है पॉलीपेप्टाइड होता है। प्रोटीन क्या होता है पॉलीपेप्टाइड। ये एमिनो अम्लों का बहुलक होता है और एमिनो अम्ल में भी अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि, मरम्मत और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। पहला है रेशेदार प्रोटीन और दूसरा है गोलिकाकार प्रोटीन। जब अमीनो अम्ल की विभिन्न इकाइयां या जब पेप्टाइड श्रृंखलाएं सीधी श्रृंखला में जुड़कर रेशेदार संरचना बनाती है रेखीय क्रम में, वापस बोल रहा हूं, जब पेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर रेखीय क्रम में जुड़ती हैं तो बनने वाली प्रोटीन रेशेदार प्रोटीन होती है और ये जल में अविलय होती हैं। जैसे केराटिन बाल और नाखून की प्रोटीन और मांसपेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन मायोसिन। लेकिन जब पेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलित होकर गोलिकाकार आकृति ग्रहण करती है तो बनने वाली प्रोटीन गोलिकाकार होती है, ये जल में विलय होती है। जैसे इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। प्रोटीन की संरचना की बात करें तो प्रोटीन की तीन संरचनाएं होती है, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक संरचना द्वारा हमें अमीनो एसिड की संख्या और उनके जुड़ने के क्रम की जानकारी मिलती है, जबकि द्वितीयक संरचना से हमें अमीनो अम्ल की विभिन्न पेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य बंध की प्रकृति और उनके जुड़ने के क्रम की जानकारी मिलती है। और जब विभिन्न प्रकार की पेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर गुच्छित होकर कुंडली नुमा संरचना बनाती है तो प्रोटीन की तृतीयक संरचना का निर्माण होता है। लेकिन यदि प्रोटीन में अमीनो अम्ल का सीक्वेंस क्रम चेंज हो जाए तो विभिन्न प्रकार के रोग का कारण भी बनता है। जैसे यदि हम बात करें आरबीसी में तो वहां पर अमीनो अम्ल का क्रम चेंज होने से सिकल सेल एनीमिया नामक रोग भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन को गर्म करने पर, भारी धातु लवण मिलाने पर, अम्ल या क्षार मिलाने पर प्रोटीन की संरचना विकृत हो जाती है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं।
जैसे अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित एल्ब्यूमिन प्रोटीन स्कंदित हो जाती है। इसी प्रकार जब दूध से पनीर बनाया जाता है तो उसमें उच्च ताप पर गर्म करके उसमें अम्ल मिलाया जाता है, जिसके कारण प्रोटीन की संरचना विकृत हो जाती है। जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, जबकि द्वितीयक और तृतीयक संरचना में परिवर्तन होता है। तो देखो, प्रोटीन को अम्ल, सार, धातु लवण, की उपस्थिति में गर्म करने पर संरचना विकृत हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण। ध्यान रखें, प्रोटीन के विकृतीकरण में प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर विटामिन। विटामिन क्या है? ये शारीरिक वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, जल में विलय विटामिन और वसा में विलय विटामिन। तो प्रोटीन में सबसे पहले मैं ले लेता हूं जल में विलय, और ये क्या होंगे? वसा में अविलय। ये जल में विलय होते हैं, इसीलिए वसा में अविलय होते हैं। सवाल आ सकता है प्रोटीन को जल व वसा में विलयता के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो जल में विलय जो विटामिन है वो है विटामिन बी और विटामिन सी। ये जल में विलय होने के कारण शरीर में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए इनको डेली आहार में लेना पड़ता है। दूसरे जो विटामिन है वो है जल में अविलय और वसा में विलय। ये विटामिन जल में अविलय होते हैं, जबकि वसा में विलय होते हैं, जबकि जल में अविलय होते हैं। और ये विटामिन जो है वो है ए, डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन में विटामिन की कमी से रोग आता है। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। बी की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी बेरी, हालांकि आपको याद है फिर भी मैं यहां नोट कर रहा हूं। सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से नपुंसकता, जनन क्षमता में कमी, और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनना। इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता, रक्त की कमी नामक रोग होता है। ये बात की हमने विटामिन की। उसके बाद एंजाइम। एंजाइम जीव जंतुओं में होने वाली अभिक्रियाओं अर्थात जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो एंजाइम क्या है? जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले यौगिक। सामान्यतः एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ये एक निश्चित पीएच और टेम्परेचर पर ही कार्य करते हैं। जैसे सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जलावटन करता है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपचित करता है। यूरिएज एंजाइम यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। बात करते हैं हार्मोन की। ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो लास्ट के 4-5 क्वेश्चन हैं वो इसी पर मैंने बनाए हैं। हार्मोन क्या होते हैं? ये रासायनिक दूत होते हैं, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कोशिकाओं के मध्य अन्योन्य क्रियाएं करवाते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और सीधे रक्त में डाले जाते हैं, जो कार्यकारी अंग पर जाकर अपना कार्य करते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स में विभिन्न ग्रंथियां विभिन्न प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है। जैसे पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्रावण करती है, जिसकी कमी से बौनापन और अधिकता से व्यक्ति भीमकाय हो जाता है। इसी प्रकार अपने
कुछ हार्मोन की मैं यहां बात कर रहा हूं। एक हार्मोन है ग्लूकागोन, हार्मोन है इंसुलिन, हार्मोन है ग्लूकोकोर्टिकोइड, हार्मोन है मिनरेलोकोर्टिकोइड, मिनरेलोकोर्टिकोइड। ग्लूकोन ग्लूकागोन क्या करता है, ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। तो इसको कार्य है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना। इंसुलिन का कार्य है रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करना। ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर हो जाती है और अधिकता से कमी हो जाती है। ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन जो है ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय यानी पाचन जैसा काम करता है। मिनरलोकोर्टिकोइड जो है ये गुर्दों यानी किडनी में जल व लवण के अवशोषण का कार्य करता है। ये आप ध्यान रखें। तो अब हम सीधा आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, वो है न्यूक्लिक एसिड। वह रासायनिक पदार्थ जो आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए को हम डिटेल से पढ़ेंगे, इनके संगठन को। और फिर उसी के साथ अपना टॉपिक जो है चैप्टर, ये इसको हम एंड कर देंगे। जैसे ये डीएनए और आरएनए वाला टॉपिक होगा, चैप्टर भी कंप्लीट। तो देखो बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में मुख्य घटक में तीन चीजें होती है। नाइट्रोजनी सार, जिसको नाइट्रोजनी सारक बोलते हैं। दूसरा होता है पेंटोज शर्करा, और तीसरा इसमें होता है फॉस्फोरिक अम्ल। देखो नाइट्रोजनी जो सारक हैं ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक है प्यूरीन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। जो प्यूरीन है इसमें होता है एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन में होता है 3 साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, इंक फीकी लग रही है इसमें। अब देखो इसको हम अलग अलग कंसीडर करते हैं, डीएनए और आरएनए, तभी अपने समझ में आएगा। हाँ देखो डीएनए में अगर हम नाइट्रोजनी सारकों की बात करें तो ये होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। जबकि आरएनए में हम अगर नाइट्रोजनी सारकों की बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल। तो थाइमिन डीएनए में होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता, जबकि यूरेसिल आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता। अगर हम शर्करा की बात करें तो जो डीएनए है इसमें होती है बीटा 2 डीऑक्सीराइबो शर्करा, जबकि आरएनए में जो शर्करा होती है वो होती है बीटा डी राइबोज शर्करा। अब डी वो हिंदी वाला लिखो या अंग्रेजी वाला कहो, एक ही बात है।
डीएनए की संरचना की अगर हम बात करें तो डीएनए की संरचना जो है वो होती है द्विकुंडलित। इसमें पॉलीपेप्टाइड की दो श्रृंखलाएं परस्पर नाइट्रोजनी सारकों से जुड़कर डबल हेलिक्स बनाती है, जबकि आरएनए की संरचना होती है एकल कुंडलित। इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है। देखो, जब नाइट्रोजनी सारक और पेंटोज शर्करा मिलती है तो जो संरचना बनती है वो होता है न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के साथ जब हम फॉस्फोरिक अम्ल मिलाते हैं H3PO4, तो फॉस्फोरिक अम्ल न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़कर जो संरचना बनाता है उसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। यानी जब विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या है? क्या है? न्यूक्लिक एसिड। यानी एक न्यूक्लिक एसिड का जल अपघटन करवाया जाए तो हमें एंड प्रोडक्ट के रूप में पेंटोज शर्करा सारक और फॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। अब डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना है वो देने वाले वैज्ञानिक का नाम था वाटसन और क्रिक। और डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है इसमें एडेनिन के साथ ग्वानिन डबल बॉन्ड्स होता है, जबकि साइटोसिन के साथ थाइमिन ट्रिपल बॉन्ड्स होता है। फिर आप ये क्रम चेंज कर दो, थाइमिन बाद में था, पहले ले आओ। फिर एडेनिन के साथ ग्वानिन, साइटोसिन के साथ थाइमिन। पूरा जो व्यास है यहां से लेकर यहां तक ये होता है 20 एंगस्ट्रम। पूरे फेरे की जो लंबाई है, एक फेरे की लंबाई वो होती है 34 एंगस्ट्रम। और दो नाइट्रोजनी सारकों के मध्य की जो गैप है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रम। संरचना किसने दी? वाटसन और क्रिक। न्यूक्लिक एसिड के अगर कार्य की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड दो कार्य करता है। एक तो खुद का स्वयं प्रतिकृतिकरण करता है, डीएनए द्वारा अपने समान डीएनए बनाने की प्रक्रिया को स्वयं प्रतिकृतिकरण कहते हैं। जबकि दूसरा इनका जो कार्य है, मूल कार्य, वो है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण। डीएनए का जो स्वयं प्रतिकृतिकरण है ये अर्ध संरक्षित प्रकार का होता है। इसमें एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं। नए जो डीएनए है उसमें एक हेलिक्स पुरानी होती है, एक नई होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अर्ध संरक्षित प्रकार का। प्रोटीन संश्लेषण में जो डीएनए है वो पहले बनाता है आरएनए और आरएनए से बनती है प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया अनुलेखन और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया अनुवादन कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। अब अपना जो टॉपिक है जिस पर वाकई सवाल बन सकते हैं वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। किसी व्यक्ति के डीएनए में सारकों के अनुक्रम को ज्ञात करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। तो जो डीएनए है उसमें जो नाइट्रोजनी सारक है उनका अनुक्रम ज्ञात करना। अनुक्रम ज्ञात करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। हर एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं, वो किसी के साथ मेल नहीं खाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग पैतृकता की जांच करने में कि व्यक्ति के मदर फादर कौन है। दूसरा, कोई व्यक्ति मर गया है, डेड बॉडी पहचानने में नहीं आ रही है, जला दिया है, खाली हड्डियां बची है, तो मृतक की पहचान करने में। फॉरेंसिक लैब में अपराधी की पहचान करने में भी इसका यूज किया जाता है, फिंगरप्रिंट मैच करवाए जाते हैं। और नंबर 4, जैव विकास के अध्ययन में भी डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने चैप्टर नंबर 10 जैव अणु के इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ कंसिडर किया। और मेरा मानना यह है कि यदि किसी विद्यार्थी ने ये वीडियो एंड शुरू से लेकर एंड तक देखा है तो उसको 4 में से 4 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। हाँ, यदि आपने वीडियो को स्किप किया है, थोड़ा सा देखा है, तो उस कंडीशन में कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि आपने शुरू से एंड तक हर एक टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो 4 में से 4 नंबर लाने की गारंटी मेरी। नहीं आए तो बताना।
तो मैं सुशील कुमार जहांगीर आपके लिए ऐसे ही और वीडियोज के साथ उपलब्ध होऊंगा। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही वीडियोज के साथ। धन्यवाद।